भत्ते की पर्चियां भी आपके नाम से मंसूब कर आती है, इसकी वजह क्या है? जब पुलिस हर जगह से खा रही पी रही है कमा रही है तो कम से कम हमारे जैसे लोगों का भी ख्याल होना चाहिए। सियासी चेहरा और गैंगस्टर साथ साथ कैसे जिंदगी में चलता रहा है? मोहसिन नकवी साहब को ऑफर करता हूं कि मैं खुद उनके साथ चलूंगा। लाखो साहब, आप कराची से फरार कब हुए? कश्मीर कंदकोट ये मेरे इलाके है, आप किसी से भी पूछ लो और मुझसे लोग मिलने भी आए हैं वहाँ। तो भत्ता वसूली से कितने पैसे जमा कर लेते हैं? माना जो है तकरीबन 10, 12, 13 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो सबको बांट दिया मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं। और कोई भत्ता ना दे तो उसकी दुकान पर हमला कर लेते हैं। जिलानी प्रॉपर्टीज करीम आडिया साहब, उनके प्लॉट पे फायरिंग हुई और उनसे 5 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया। पुलिस जहाँ से पैसा ले रही और हमें नहीं लेने देगी तो जो 2 नंबर लोग काम करें हम वहाँ फायरिंग करेंगे, भत्ता लेंगे। भत्ते के नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करते हैं और आपके ग्रुप में कितने लड़के काम कर रहे हैं अभी? एजेंसी जितने लोग पकड़ती है वो एक ही आदमी पकड़ती है, दूसरा नहीं पकड़ सकती। मैं लिंक तोड़ के काम करता हूँ। आपका ये अमल के शहरियों को गोली मारना, क्या ये ठीक है? खुद कॉल करते हैं, फिर जब हम ताकत शो करते हैं, जब हो जाता है तो फिर सर पीटते हैं कि वसी लाखों ने ये कर दिया, वसी लाखों ने वो कर दिया, बंदे मार दिए। कि ये चेहरा ही बचा हुआ है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर मेरा चेहरा हो गया तो मैं तो 15 दिन 20 दिन में मार के फेंक देगी एजेंसी। जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ताहा उबैदी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से गैंगस्टर बनने वाले वसीउल्लाह लाखो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में गैंग वॉर ख़त्म हो गई या भत्ताखोरी ख़त्म हो गई, ये सवाल करेंगे। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर जुएब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्ट उनसे लेते हैं कि वो वसीउल्लाह लाखो से बात करें। जी जुएब। वसी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं, वसी के गैंगवार के आप करता धरता हैं और हालात व वाक़यात आपकी वजह से कराची शहर के ख़राब होते हैं, तो रमज़ान में भत्ते की पर्चियां भी आपके नाम से मंसूब कर आती है, इसकी वजह क्या है? भाईजान बात ये है कि हम जहां भी किसी को मतलब कॉल कर रहे हैं या राब्ता कर रहे हैं तो अव्वल तो वो काम 2 नंबर है, या तो छालिया का है या फिर वो सट्टा मंशिया जुआ, जो गर्ज के 2 नंबर काम है सब उसी को ही हम टच कर रहे हैं। और वो लोग बाकायदा मंथली या हफ्तेवार जो है ना बीट देते हैं पुलिस को। अब हम ये कहते हैं कि भाई जब पुलिस हर जगह से खा रही पी रही है कमा रही है तो कम से कम हमारे जैसे लोगों का भी ख्याल होना चाहिए। तो ये भगाया तो इन्होंने हमें, ठीक है। आज अगर हम दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो इनकी वजह से बैठे हैं भाई। अब पुलिस गोलियां नहीं मारती हैं, आपके कारिंदे गोलियां मारते हैं। भाई पुलिस तो गोलियां कब से मारती हुई आई है, आप देख ले 2010 से लेके अब तक जितने भी लोग मारवाते कत्ल हुए पुलिस ने मारे। कितने नौजवान मारे लियारी के, आप ये देखे। हम तो इक्का दुक्का साल में 2-4 कार्रवाइयां करते हैं भाई, उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि कोई जख्मी हो, मरे नहीं। लेकिन अब जिसकी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? वसी भाई मेरा देखे एक आज शॉट हुआ है। वसी भाई मेरा नाम ताहा है। पहले बताते हैं वसी भाई, मैं वसीउल्लाह लाखो साहब, मैं आपको सियासी शख्सियत कह के पुकारूं या गैंगस्टर? देखें, ये दोनों चेहरे, ये दोनों शख्सियतें हमें जो है ना अवाम ने नहीं दी हैं। ये दोनों चेहरे, ये दोनों शख्सियतें हमें, आपको पता है, सियासी पार्टियों ने दी हैं। मुत्तहिदा हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये हो गई। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? शुरू कहाँ से हुआ, कहानी कहाँ तक खत्म हुई? सियासी चेहरा और गैंगस्टर साथ साथ कैसे जिंदगी में चलता रहा है? भाईजान ये शुरू हुई है आपका लियारी से, जब ये हमारा सेक्टर था आगराताज, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जब थी, लंदन थी, सही जिसको लंदन कहते हैं आप, तो उसमें हमारा सिस्टम बैठा था एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ। तो पार्टी में आपको पता है हम लियारी वाले वैसे ही जॉबलेस थे, नौकरियां थी नहीं, तो नौकरी के चक्कर में जो है ना हम थोड़ा सा एमक्यूएम की तरफ चले गए कि चले भाई यहाँ से कुछ मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैंने जो है मैट्रिक भी साइंस में किया, इंटर भी साइंस में किया और ग्रेजुएशन मैंने जो है ना इकोनॉमिक्स में किया है, मास्टर भी इकोनॉमिक्स में किया है, ठीक है ना। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं दी एमक्यूएम ने 10 साल में। तो फिर मैं उसी नौकरी के चक्कर में पीपल्स पार्टी में आ गया, नबील कबूल ने, और इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ यहाँ, हम आपको नौकरी देंगे, आप वहां तो इतने 10 साल ख्वार हो गए हो, कुछ नहीं मिलेगा। जब यहाँ आ गए तो पीछे वो मुत्तहिदा वालों ने, आपको पता है जब पार्टी छोड़ो तो फिर इंसान क्या वो करते हो आपको पता है। फिर जहां उनका कुत्ता भी मरता था तो एफआईआर मेरे पे काटते थे कि भाई वसी लाखों ने मारा है ये बंदा। कहीं भी कुछ भी होता था तो उनके मुत्तहिदा वालों का पूरे शहर में कहीं भी कुछ हो तो एफआईआर में मेरा नाम होता था, चाहे फिर वो बल्दिया हो, चाहे वो बंस रोड
हो, चाहे वो लाइट हाउस हो, चाहे उलिमाबाद हो, गर्ज ये काम करना था कि ये बंदा आप किसी तरह भी सियासी ना रहे। तो ये चीज है। उसके बाद सबको पता है कि लियारी में सबसे पहले जो अटैक मुत्तेदारों ने किया, बल्दिया और ये खारदर मीठादर वाले सब मिलके, वो अली और गुलाम होते थे एमक्यूएम के अगरा ताज के, हमारे यहाँ लियारी के, उन्होंने हम पहला अटैक किया, जिसकी एफआईआर बगदादी थाने कलरी थाने में कटी हुई है। फिर हमने अपने दिफा में लाइसेंस वाला असला लेके बैठ गए हम अपने इलाकों में। अभी अपने इलाके तो बचाने थे ना भाई। तो ये चीज है। और यही चीज जब मुत्तेदा में थे तो हम उनसे लड़ रहे थे, गैंगवार वालों से, जिनको ये गैंगवार कहते थे, खान भाई वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई कब तक ये लड़ते रहोगे, एक ही इलाका बैठ के बात करते, अमन कर दो। तो हमने फिर उस पे खान भाई की बात पे जो है ना, हमने कोशिश की। आप उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? खान भाई उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? नहीं, रहमान भाई की, सरदार रहमान बलोच। रहमान बलोच ने पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो सियासी कशीदगी थी वो खत्म कराई है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने कराई और उन्होंने अमन भी किया और हमें बोला कि भाई वन साइड। उन्होंने ये, हम खान भाई ने, रहमान भाई ने हमें नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी में आओ। फिर जब नबील कपूर के साथ 2008 में जो इलेक्शन हुए, साथ में होने थे, वो मोहतरमा शहीद हो गई तो 2008 में हुए वो। तो फिर नबील कपूर ने जो है ना इलेक्शन के फौरन बाद ही मेरे से राब्ता किया, कहा यार कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपकी जो है ना पीपल्स पार्टी में शामिल कराता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप पार्टी इधर आ जाओ, वो आपको वैसे भी मरवा देंगे, वो कुछ नहीं होगा आपका। तो हमने भी कहा चलो लियारी में अमन भी हो जाएगा, और नबील भाई ने ऑफर भी दिए, तो फिर हम इस तरफ आ गए। लेकिन उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी हो चाहे मुत्तेदा हो, वो इस्तेमाल करके वो जो हाल करते नौजवानों का, तो उसमें आप देख ले। पीपल्स पार्टी लियारी से खत्म हो गई है क्या? अब आप देख ले, ये दूसरा इलेक्शन है। पहले उनका वो बिलावल हार गया, सही ना, बिलावल भुट्टो जो खड़ा हुआ था वो हार गया, उनके एमपी हार गए। इस दफा फिर वो नबील कपूर ने धांधली से सीट जीत ली, आपको तो सब पता है। वसी भाई, लेकिन फिर भी उनका एमपी हार गए। वसी, आपकी कुछ तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें आप नबील कबूल के बराबर में मौजूद हैं। एक सियासी कारकुन जुर्म की दुनिया में पहुंच गया, ये माजरा क्या है? भाई अपने दिफा में, अपने दिफा में। अब वो आपको पता है ना, पॉलिटिक्स पार्टी जब एक छोड़ते आदमी तो दूसरी में आता, तो फिर वो जो पहले वाली पार्टी है, मुत्तेदा ने इतने केस डाल दिए और इतने हमले किए हम पे, तो हमने अपने दिफा में असला उठाया। तो फिर आपको पता है ये ऑपरेशन हो गया, जो सियासी ऑपरेशन था, वन साइड पे लियारी पे हुआ। मुत्तेदा वालों को तो आंच भी नहीं आई, सारे 4-5 हजार नौजवान लियारी के शहीद हुए। लियारी में चौधरी असलम ने जो ऑपरेशन किया, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी जी, चौधरी असलम ने भी किया। उसके बाद 2010 से लेके 2000 तकरीबन 17-18 तक जो ऑपरेशन चलता रहा, उसमें भी कई लोग मारे गए, जिसमें पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, इन्होंने भी बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया। गर्ज ये कि सारा ऑपरेशन लियारी पे ही था, पूरी कराची में कुछ भी नहीं था। और आज भी आप देख लें कि जोर लियारी पे ही। लाखो साहब, आप कराची से फरार कब हुए? मैं कराची से तकरीबन 2013। और आजकल किस पड़ोसी मुल्क में आपकी रिहाइश है? नहीं, रिहाइश तो यही है, अपने ही मुल्क में। अब वो लोग ये बोलते हैं कि पड़ोसी मुल्क है, फला है, डुमका। देखिए, मैं बेसिकली खुद सिंधी हूँ और पूरा सिंध मेरे पास है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। और मेरे जितने लोग जो करीबी हैं, उन सबको पता है मैं कहाँ हूँ। वसीउल्लाह लाखो, आप भत्ताखोरी के सिस्टम में कब आए? मैं आया हूँ तकरीबन 2017 से। तो भत्ता वसूली से कितने पैसे जमा कर लेते हैं? भाई यही 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं महीना, और क्या है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है मामला। 2-3 लाख में गुजारा हो जाता है? जो बात है हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। तो लाखो साहब, ये आपका जो कराची में नेटवर्क है, सिस्टम है, लड़के हैं, कहीं दस्ती बम हमला करते हैं, किसी दुकान पर फायरिंग करते हैं, ये 2 लाख रुपए में आप सबको संभाल लेते हो? नहीं, बात ये है कि देखें, जो मुझे मिलते मैं वो बता रहा हूँ ना, 3 लाख, वो तो सबको बांट के फिर मुझे मिलते ना 3 लाख रुपए, जो मेरे हाथ में आते महीना में, वो कह रहा हूँ। नहीं, वैसे माहाना कितने पैसे जमा कर लेते हैं भत्ताखोरी से? भाई माना जो है तकरीबन 10, 12, 13 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो सबको बांट गया मुझे 3 लाख रुपए मिलते हैं। और कोई भत्ता ना दे तो उसकी दुकान पर हमला कर लेते हैं? भाई अभी तक तो, आज तक किसी पे हमला दस्ती बम तो नहीं किया है। हाँ, ये आपको बता दूं कि दिखाया है जरूर लोगों को, किया कहीं भी नहीं। खारादर में एक दुकान पर आपने हमला किया और एक बिरयानी सेंटर को भत्ते की पर्ची दी है आपने, उसकी दुकान पर हमला भी किया है मेरे ख्याल में। तो मैंने भाईजान, मैंने ये कहा है कि जो 2 नंबर काम कर रहे हैं पुलिस वाले, या 2 नंबर काम कर रहे हैं जो स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, मैंने उनके हवाले से कहा है कि भाई अगर पुलिस जहाँ से पैसा ले रही और हमें नहीं लेने देगी, तो जो 2 नंबर लोग काम करें, हम वहाँ फायरिंग करेंगे, भत्ता लेंगे, तो उसमें लोग जख्मी भी होंगे, मरेंगे भी। वसी, ये बताएं कि पुलिस किन किन जराइम से पैसे जमा कर रही है जो आप पुलिस पर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं? सर मैं ये बताऊं कि कराची में जहां भी आपको पता है मंशियात बिक रही है, वहां की मोकल बीटे हैं, ठीक है ना, वहां के पैसे बंधे हुए, चाहे पाक कॉलोनी हो, चाहे क्यामाड़ी हो,
चाहे आपका गोलीमार हो, चाहे मलिर हो, ठीक ना, सही है ना, चाहे वो आपको ये क्या कहते हैं कि ये बंगोरिया गोट हो, हुसैनाबाद वाला, जहां जहां मंशा दिखती है वहां की बीटे पुलिस ले रही है, और जहां जहां जुआ सट्टा चलता है वो पुलिस ले रही है। अब आपको पता गार्डन का इलाका, इतना पोश इलाका, वहां अदीबा नाम की लेडीज जो जुआ चला रही है, किसको नहीं पता है? सबको पता है। रोज का 4-5 करोड़ का जुआ चल रहा है वहां। वसी अदीबा के घर में तो पुलिस ने छापा मारा था, उसको गिरफ्तार भी किया था। सबने रेट मारी, सबने अपने रेट बढ़ाए, किया कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने रेट बढ़ाए उन्होंने। अभी जुआ चल रहा है वहां। कौन कौन से जुआरी वसीउल्लाह लाखो उसके घर पे बैठकर जुआ खेलते हैं? क्या क्या नाम है उनके? जितने भी ना, ये अपना क्या कहते हैं कि ये शहर के जो हमारे लोग हैं मंशियात फरोश, ज्यादातर तो वही जाके जुआ खेलते हैं। नाम बताए ना, नाम बताएं, कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन है जुआ खेलने वाले? जुआ खेलने वालों के नाम बताएं ना, ये तो आप इल्जामात लगा रहे हैं किसी खातून पर। भाईजान सबसे सरे फहरिस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो मंशियात फरोश है, ये रियासत हो गया, ठीक है ना, इसका भाई आबिद चमनी हो गया, इसके अलावा 2-4 और मंशियात फरोश और जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, और बड़े बड़े बुकी हैं, ठीक है ना, GM गुलाम हो गया, ठीक है ना, वो बाफेला हो गया, सही ना, जमाई राजा हो गया, ये सारे जाके वहां जुआ खेलते। वसी मुझे ये बताएं, भत्ते के नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करते हैं और आपके ग्रुप में कितने लड़के काम कर रहे हैं अभी? भाई ये सारी तरबियत मुझे मिली जो है ना, जो इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है ना, तो हमारी ये तरबियत हुई है जनाब मुत्तहदा से, अल्ताफ हुसैन भाई से, कि किस तरह रेकिंग करनी है, कि किस तरह मामला देखना है, किस तरह लोगों को वाच करना है, किस तरह खतो खिताबत करके पर्ची देनी है, ये सब मुत्तहदा में थे तो हम ये करते थे। अब वहां की तरबियत फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। उस टाइम भी सारे काम होते थे शहर में, आपको तो पता है। तो 10 साल जब मैं मुत्तहदा में रहा हूं तो कुछ तो सीखा होगा ना मैंने, तो ये सारी चीजें वहां से। और मैं हमेशा काम करता हूँ लिंक तोड़कर, लिंक जोड़कर नहीं। एजेंसी जितने लोग पकड़ती वो एक ही आदमी पकड़ती, दूसरा नहीं पकड़ सकती। मैं लिंक तोड़ के काम करता हूँ। ये लड़के काम कैसे करते हैं और रेकी किस तरह करते हैं, मुखबरी किस तरह करते हैं? भाईजान अभी फिलहाल जो मेरे पास है वो तकरीबन 25 से 30 लड़के जो टोटल सिस्टम देख रहे हैं, जिनमें से 10-15 रेकिंग करते हैं, 10-15 काम करते हैं। आपके लड़कों के पास असलहा और दस्ती बम अब भी मौजूद है? जी 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 हाँ, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है शहर कराची में जब इंसान सिस्टम चलाता है तो फिर उसे सबको मुंह देना पड़ता है, तो हर चीज मौजूद है। अच्छा वसीउल्लाह लाखो साहब, ये बताएं कि में बुकी किस तरह काम करते हैं, किस तरह क्रिकेटर्स को खरीदा जाता है, किस तरह पैसे लगाए जाते हैं, ये कहानी क्या है, ये तो थोड़ी सी सुना दीजिए। देखें उसमें ये है कि जितने बड़े बड़े बुकी हैं, जितने बड़े बड़े ये सटलर हैं जो मैच में ये जुआ हुआ खेलते हैं, तकरीबन तो हमारे सिस्टम से, हमारे लोगों से राब्ते में, ठीक है ना भाई। तो प्यार मोहब्बत में जो भी हम उनसे मामला करते हो जाता है। कभी आपको पता है किसी बुकी को हमने अभी फिलहाल हाल ही 4-5 सालों में टच नहीं किया, उससे पहले करते थे, लेकिन अब वो सब कंट्रोल में, तो सब मामला प्यार मोहब्बत से चल रहा है। मैच पर सट्टा लगाने के कितने पैसे देते हैं? भाई उनसे भी 4-5 लाख रुपए मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से शहर कराची से आप 20 से 25 लाख रुपए माहाना जमा कर लेते हैं। 25 लाख तो बहुत है, लेकिन हर मंथ 20 लाख मिलते हैं तकरीबन, हर मंथ। 20 लाख में गुजारा हो जाता है जी? 20 लाख में गुजारा हो जाता है भाईजान। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि मैं सबको बांट के ये 3-4 लाख रुपए जो भी मेरे को मिलते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सिस्टम चल जाता है, सबको बांट के सबको। वसी भाई आप अंदर के आदमी हो, ग्रुप भी चलाते हो, मुझे ये बताओ कि उजैर बलोच और बाबा लाडला में लड़ाई किस बात पर हुई थी? भाईजान देखें असल बात ये है कि उजैर भाई जो थे ना, ठीक है ना, वो सियासी शख्सियत थे, वो पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत से, हम तफहीम से मामले को हल करने की कोशिश की है। और बाबा लाडला जो था उसका थोड़ा सा जो है ना मेंटली सिस्टम जो था ना वो कुछ और था, वो ताकत इस्तेमाल करता था। और उधर तो उसे बार बार मना करता था कि भाई ताकत इस्तेमाल नहीं करो, ताकत इस्तेमाल, लेकिन वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं है, वो ताकत इस्तेमाल करता था, फिर लोगों को मारता था, तो नाम भाई का बदनाम होता था। आज भाई भी जितने ज्यादा केसेस हैं जो भी हुए हैं आपके सामने, वो उसका मेन किरदार जो है ना, यही कुलीदी किरदार बाबा लाडला खुद है या उसके नीचे काम कर रहे लोग हैं। उजैर भाई का इनमें से किसी, आप देखें कितने केस थे भाई पे, सब केस बरी हो रहे हैं, तो वजह क्या है? कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। तो वजह यही है कि भाई इन चीजों में था ही नहीं। जो लोग थे उनको एजेंसियों ने मार के खत्म कर दिया। तो अब आप बताओ पीछे क्या रह जाता वसी भाई इस कराची शहर ने देखा कि एक जगह बलोच लड़कों की लाशें मिली हैं और दूसरी जगह दूसरे महाजिर लड़कों की लाशें मिली हैं।
ये इलाकों की जंग थी, कराची पर कब्जे की जंग थी, ये क्या माजरा है? भाईजान उसमें देखे माशाल्लाह आप लोग सब पढ़े लिखे सुलझे में, आप यहीं की पैदाइश है कराची की, आपने हर चीज देखी है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस मामले को। देखे असल मामला था वो सियासी जंग थी, कराची पे कब्जे की जंग थी। नहीं तो क्या इलाकों पर कब्जे की जंग होती थी? भाई इलाकों पे कब्जे की थी, बल्कि आप ये देखें कि पूरे शहर कराची पे कब्जे। आप पहले मुत्तहदा का मेयर होता था, पीपल्स पार्टी का मेयर है, तो कहां से आ गया पीपल्स पार्टी का मेयर शहर में? ये हमारी वजह से आया है, हमने शहर को कंट्रोल किया, हमने शहर पे अपनी ताकत से जो है ना लोगों को अपनी तरफ माइल किया, तो आज पीपल्स पार्टी का मेयर बैठा हुआ है। ये उजैर भाई की मेहरबानी है, वरना पीपल्स पार्टी का मेयर आता कहां से? ये हमने मुत्तहदा के दहशतगर्दों को मुत्तहदा को मुंह दिया है, तो आज उनके एमए ने एमपी पीपल्स पार्टी को खुला घूम रहे। आप देखें कल परसों की न्यूज है, औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के किसी काउंसलर को दफ्तर में घुस के मार दिया है। किसने मारा ये नहीं पता, लेकिन मार दिया उसको। तो टारगेट किलिंग तो अब भी हो रही है, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, सियासी लोग भी मर रहे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया 10-12 साल का, उसका रिजल्ट क्या निकला है? आप खुद एनालाइज करें, पूरे कराची में अब भी लाशें मिल रही हैं, लोग मर रहे हैं। 10 से 12 साल कराची में ऑपरेशन चला है। आप समझते हैं लियारी गैंग वॉर और सियासी जमातों के अस्करी विंग्स कराची से खत्म हो गए? भाईजान देखे पहली बात तो ये है कि कोई भी सिस्टम जब बन जाता है ना भाई, वो फिर खत्म नहीं होता, सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, खत्म नहीं होता। और ये खत्म तभी होगा जब आपको पता है कि सियासी पार्टियां जो है ना वो सुधर जाएंगी। अब सियासी पार्टियां हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करती हैं, फिर अपने हाथ साफ करके खड़े कर देते हैं और हमारे पे एफआईआर है और हम भाग जाते हैं, फिर यही चीजें हैं। अच्छा कहा यहाँ पर सवाल वसी से ये भी बनता है कि वसी ने किसके हाथ पर बैत की है, यानी कि वसी को इस सियासी वर्कर के तौर पर लाने वाला कौन है और गैंगस्टर बनाने वाला कौन है? यानी कि जब आप जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो आप किसी न किसी के ही कारिंदे होते हैं। तो वसी आप किसके कारिंदे थे, किसके हाथ पर आपने बैत की थी, ये भी एक सवाल है। एमक्यूएम से पीपल्स किसी के हाथ बैत नहीं की भाई, सियासी बस वो नबील गबूल थे जो फ्रंट पे थे, उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने कन्विंस किया था। अच्छा वसी, नबील गबूल के साथ आपके ताल्लुकात हैं या खत्म हो गए हैं? नहीं, नबील गबूल जो है वो तो आपको पता है ना कि वो तो खुद लोगों को जो है ना वो शलवार की जेब में रखता है टिश्यू पेपर बना के। तो आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, वो खाली यूज करके फेंकता है लोगों को, उसका काम यही है। तो उन्होंने हमारे साथ भी यही किया और बिहारी के तमाम नौजवानों के साथ नबील साहब यही करते हैं कि आओ भाई तुम्हारे ये वो। जब अब इलेक्शन जीत लिए नबील गबूल ने, चाहे धांधली से भी। अब नबील गबूल है कहाँ लियारी में, आप मुझे बताएं, वो कितने लोगों को नौकरी दी अभी ये 1.5-2 साल में इन्होंने? वसी ये बताएं कि उन्होंने इलेक्शन जीता था या फिर उन्हें भी जितवाया गया था, और दूसरा ये बताएं कि जो लियारी में जो गैंगस्टर हैं उन्होंने किस पार्टी को सपोर्ट किया था, यानी कि उन्हें वोट दिया था या उनका जो उनके वोटर को कन्विंस किया था? कौन सी जमात को इस बार जो है वो गैंगस्टर ने सपोर्ट किया था? देखें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना लियारी में अवाम को सपोर्ट किया, हमने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हमने अवाम को आगाही दी कि भाई जो आपके लिए कुछ करता है आप उसे वोट दो। अच्छा ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो की रैली हुई थी, उस पर भी पथराव किया गया था, तो क्या जो सुनने में आया है कि जो इतलात हैं कि इल्जामात हैं कि वो पथराव आपने करवाया था, तो कितनी सदाकत है इस बात में? ये देखें पीपल्स पार्टी वाले और नबील गबूल वाले इल्जाम लगाते हम पे, जबकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था उस मामले से, ठीक है ना। वो अवामी रिएक्शन था, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में भी इलेक्शन थे लेकिन लियारी में ना पानी था, ना बिजली थी, ना गैस था, लोग बहुत परेशान थे। तो फिर वो अवामी रिएक्शन था बिलावल भुट्टो पे। बात ये कि वोट मांगने आ जाते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। वसी आप पर 90 अफराद का कत्ल है, क्या कभी मच्छर भी मारा है आपने? भाई बात ये है कि ना मच्छर मारा है, ना मक्खी मारी है, ना बंदा मारा है। अब ये सारे इल्जाम है। आप मुझे कोई एक मेरा फोटो दिखा दे असले के साथ, कोई एक फोटो। अच्छा ताहा, याद होगा आपको कि अब्बास टाउन में एक शराब खाना था, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग से 3 अफराद मारे गए थे। अच्छा मालूम ये हुआ था कि उसमें भी वसी का ग्रुप मौजूद है, याद है आपको बात? अच्छा वहां पर हुआ ये था कि इन्होंने उनसे भत्ता मांगा था कि भाई यहाँ पर जुर्म चल रहा है, आप हमें भत्ता दे। अब सवाल ये है कि मरने वाले फायरिंग हुई थी मेरे ख्याल में उस दुकान पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मरने वाले तो ताहा उसमें मासूम शहरी थे ना, तो वसी याद है आपको वाकया कि आपने आपके कारिंदे भी गिरफ्तार हुए थे, वो वाकया याद है आपको? जी, उसमें यह था कि वहां का जो एसएचओ था उससे पहले बात हुई थी, उससे कहा था कि भाई ये शराब का स्टोर जो चल रहा है इसका जो है ना सिस्टम बनाओ आप मेरा ना। तो एसएचओ ने मुझे कहा कि यार मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, आपको नंबर देता हूं, आप डायरेक्ट बात करो।
तो मैंने फिर उस शराब के स्टॉल से बात की थी, तो उसने कहा कि यार भाई ऐसे रोज फोन में धमकियां आती हैं, सही है ना, आपको जो करना है कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने 1-2 महीने बाद थोड़ा वेट किया, फिर मैंने कार्रवाई करवाई लड़कों से और फिर उसका मामला बन गया। तो उसे एक साथ वो जो देना था वो दिए और मामला क्लियर। मासूम शहरियों को मारने का अमल वसीउल्लाह लाखो, क्या ये सही है? भाई बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें भगाया है, सही है ना, हमें दरपदर किया है, तो हमारे भी तो पेट है ना भाई, हम कहाँ से खाएंगे? हमें तो कोई गवर्नमेंट फंड नहीं देती। हाँ, गवर्नमेंट या जितने भी थाने कराची के वो हमारा मान चालू कर दें कि हाँ भाई वसी भाई को हम 10 लाख रुपए महीना देंगे, वसी भाई कहीं गोली नहीं तो वसी भाई मेहनत मजदूरी का दिल नहीं चलाएगा। करता, भत्ते का ही दिल करता है, मेहनत मजदूरी करने का दिल नहीं करता, भत्ताखोरी करने का दिल करता है। सर मेहनत मजदूरी करने का दिल करता था, ऐसा नहीं है, हमने मेहनत मजदूरी की है, ये नहीं कि नहीं की, लेकिन जब हम खुद से इतना मतलब मामला झेल रहे, इतने ऑपरेशन झेल रहे, इतना भाग रहे, इतने लियारी के नौजवान मार रहे, कत्ल हो गए, तो अब हम बोरियां उठाते हुए अच्छा लगेंगे? ये तो सोचना चाहिए था ना इदारों को, पीपल्स पार्टी को, सबको, कि भाई हम खुद से नौजवानों को क्यों इस राह पर, इस डगर पे जो है चलाते के एंड उसका ये हो। आज देखे मैं जहां भी हूँ, जिधर भी हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, सीधी और साफ बात है, सही है ना। तो हर कोई जो है ना वो मेरे से राब्ता भी करता है, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास ताकत भी है, दिमाग भी है, लड़के भी हैं, तो सब कोई राब्ते करते हैं। इतना बड़ा गैंगस्टर क्या कभी पकड़ा गया है? क्या कभी गिरफ्तार हुआ है? या कभी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हुआ है? नहीं नहीं भाई, मैंने आज तक कभी जो है ना लाकअप भी नहीं देखा और ना कभी किसी ने, पुलिस वाले ने चमाट भी नहीं मारी आज तक। वसीउल्लाह लाखो, आपके सर की कीमत 30 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से रखी गई है, पता है आपको ये बात? जी जी सही कह रहे हैं आप भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि कीमत रखने वालों को सोचना चाहिए ना भाई कि हम कीमत रख रहे इस बंदे की, इस पे जितने भी केस हैं वो बोगस हैं, वो झूठे हैं। वसी, आपने कहा कि पुलिस जहां जहां से पैसे लेती है हम भी वहां वहां से पैसे लेंगे, तो ये बताएं कि पुलिस कहां कहां से पैसे लेती है और आप भी कहां कहां से पैसे लेंगे? बात ये है कि देखें, हम पार्ट इसलिए बन रहे हैं कि पुलिस खा रही है तो हम भी लेंगे। देखिए, जब मंशियात फरोश हमें नहीं देगा तो हम मारेंगे तो फिर वो पुलिस कितने पैसे लेती है? पुलिस मंशियात वालों से कितने पैसे ले रही है? और ये भी बताएं कि पुलिस मंशियात के जो ठिकाने हैं, जो उस वक्त कराची मंशियात में डूबा हुआ है, पुलिस कहां कहां से पैसे ले रही है उन मंशियात फरोशों से? भाई मैं समझता हूं कि पर थाना जो है, जिस इलाके में मंशियात चल रही है, पर थाना जो है कम से कम मंथली जो है ना 10 से 15 लाख रुपए ले रहा है पर थाना। आप कौन कौन से थानेदारों को धमकियां लगा रहे हैं कि अगर मुझे भत्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इलाके में आलू फेंकूंगा, ग्रेनेड फेंकूंगा? ये किस बात की धमकियां लगा रहे हैं? सर एसएचओ से तो किसी को भी मैंने नहीं कहा है, सही है ना, लेकिन ये है कि अपना क्या कहते हैं कि ये सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं जो भत्ते पे काम कर रहे हैं, उनके 1-2 ऑफिसर हैं, उनको मैंने वॉइस मैसेज वगैरह, वो भी वॉइस नहीं किया था, कॉल की थी उनको, फिर उन्होंने खुद से रिकॉर्ड करके ये चलवाई है। तो उनको कहा था कि भाई जहां जहां से पुलिस पैसा ले रही है हम वहां से लेंगे, आप बीच में नहीं आए, सीटीडीटी वालों को कहा था। नहीं तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सीटीडी वाले शहर से पैसे लेते हैं क्या? एसआईयू वाले जी हाँ, वो भी लेते हैं भाई, कौन नहीं लेता, कौन पैसा नहीं लेता। एसआईयू, सीटीडीटी, एवीसीसी, जितनी एजेंसियां शहर में जो काम कर रही है पुलिस की, वो सब पैसा ले रही है हर जगह से, जहां मंशियात बिकता है, जहां चलता है, वो काम कर रहे हैं। वसी, सिंध हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया है आपकी गिरफ्तारी के लिए, खुद गिरफ्तार हो जाएंगे या सरेंडर करेंगे? भाई बात ये है कि मैं ये कहता हूँ सिंध हुकूमत से या गवर्नमेंट से कि पहले वो मेरा एनआईसी और पासपोर्ट तो शो करे। देखिए, बगैर पासपोर्ट एनआईसी के तो कोई फ्लाइंग नहीं कर सकता ना। इंटरपोल या कोई भी दुनिया की एजेंसी, उन्हें इनको तो एविडेंस देना होगा कि भाई ये बंदा हमारा बाहर मुल्क गया हुआ, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये एनआईसी है। तो इनके पास ना मेरा पासपोर्ट है ना मेरा एनआईसी है, पहली बात तो ये, ठीक है। और मैंने फ्लाइंग की नहीं है, मैं पाकिस्तान में हूँ, सिंध में हूँ, सबको पता है। फिर आज मैं आपको बताता हूँ, घोटकी, कश्मीर, कंदकोट, ये मेरे इलाके हैं, आप किसी से भी पूछ लो, और मुझसे लोग मिलने भी आए हैं वहां। और अगर मैं कहूं कि एक पक्के का लाखों कच्चे के डाकुओं से मिल गया, तो क्या इसमें सच्चाई है? कच्चे के डाकुओं से नहीं मिला हूँ मैं, डाकुओं से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा वहाँ मतलब खानदान है, मेरी कौम है, मैं अपनी कौम और खानदान में बैठा हुआ हूँ। और जिस तरह मैंने कराची में पढ़ा हूँ, मैंने जो ग्रेजुएशन वगैरह जो मैंने किए, तो वहाँ कुछ ऐसे दोस्त यार हैं, उनको मतलब ये क्या कहते हैं कि ये इंग्लिश वगैरह, लैंग्वेज वगैरह थोड़ा बहुत उसको पढ़ाता हूँ उन लोगों को बैठ के मैं।
जितने सिंधी वहां हैं हमारे जो दोस्त यार हैं उन सबको। अच्छा वसी, ये बताएं कि रमज़ान में आपने ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ बेची, इतना रमज़ानुल मुबारक का इतना मुबारक महीना है, तो कोई खुदा का खौफ आपके दिल में है? कहीं कोई शर्म, कोई हया, कोई निदामत, कहीं कोई आंखों में कहीं पर भी कोई आंखें मतलब आपकी नम है कि ये मेरा ये अमल ये गलत है? अगर आप पर केसेस बने हुए हैं, अगर आप समझते हैं कि ये केसेस जो है बोगस हैं, तो आप सरेंडर क्यों नहीं करते? आप क्यों पाकिस्तान में नहीं आते? आप अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? आप अपने केसेस अदालत लेकर क्यों नहीं जाते? लेकिन आपका यह अमल के शहरियों को गोली मारना, क्या ये ठीक है? जी जी बिल्कुल है, खौफे खुदा है भाई। अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मुसलमान है, खौफे खुदा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि सबसे पहले तो हम वहाँ पैगाम भेजते हैं कि भाई आप ये 2 नंबर काम कर रहे हो, ये छालिया है, ये मंशियात है, तो आप हमें भी दो अगर पुलिस को दे रहे हो। जब वो नहीं देते तो फिर हम अपनी ताकत शो करते हैं, और उसमें इंटर डायरेक्ट जो है ना पार्टी बनती है पुलिस खुद, कि हम देखते हैं आप कैसे लेते हो, हम देखते हैं आप कैसे मारते हो, हम देखते हैं आप क्या करते हो, खुद कॉल करते हैं। फिर जब हम ताकत शो करते हैं, जब हो जाता है तो फिर सर पीटते हैं कि वसी लाखों ने ये कर दिया, वसी लाखों ने वो कर दिया, बंदे मार दिए। वसी, इस अमल पर कोई शर्म निदामत है कि ये गलत है? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो सरकारी लोग हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो मुल्क में बैठे हुए, उनको निदामत नहीं, उनको शर्म नहीं, तो मुझे से वो गोलियां नहीं मार रहे। सरकारी दारों पर इल्जाम ना लगाएं, गोली आप मारते हैं, ताजिरों को गोलियां आप मार रहे हैं, मासूम शहरियों को आप गोलियां मार रहे हैं, और इल्जाम सरकारी दारों पर लगा रहे हैं। कुछ शर्म है आपको इस बात पर? सर वो ताजिर नहीं है, 2 नंबर काम कर रहे हैं सर, वो छालियां बेच रहे हैं। आप कौन होते हैं कि किसी 2 नंबर आदमी को भी गोली मारने वाले कौन होते हैं? लाखों साहब, कराची के जो बिरयानी सेंटर्स को भत्ते की पर्चियां भेजी हैं? बिरयानी सेंटर बड़े नहीं, मैंने नहीं भेजी है वहाँ तो मैंने किसी को नहीं कॉल। लाखों साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत बड़ा काम करते हैं कराची शहर में, क्या आपने उनको भत्ते की पर्चियां भेजी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये समझते हैं कराची में चलने वाले जुर्म से अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? बिल्कुल, जो गलत काम चल रहा है, जराइम चल रहा है, 2 नंबर काम चल रहा है, मैं पुलिस जहां से ले रही है 2 नंबर काम में पैसे में, हम चाहते हैं कि वहां से हमें भी मिले। वसीउल्लाह लाखों में इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, मास्क लगा के मेरे सामने बैठा है, इतना खौफजदा है। सर बात ये है कि ये चेहरा ही बचा हुआ है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर मेरा चेहरा हो गया तो मैं तो 15 दिन 20 दिन में मार के फेंक देगी एजेंसी। आपको पता है ना, जब 30 लाख इनाम रखा है तो वो 50 लाख 1 करोड़ भी कर देंगे, तो फिर 1 करोड़ के लिए तो कोई भी मेरा काम लगवा देगा। नहीं तो क्या कराची से लियारी गैंग वॉर खत्म हो गई? सर मैं एक बात बताऊं कि लियारी में गैंग वॉर जो थी, सही है ना, वो एक मंशियात का जो मामला था उस पर थी। मंशियात के ग्रुप थे, वो आपस में लड़ते थे, आपको सब पता है, ठीक है ना, एजेंसी को भी पता है। अब मंशियात अगर बिकना बंद हो जाए तो लियारी समझ पूरी कराची में जहां जहां गैंग है या गैंग वॉर है खत्म हो जाएगा। पुलिस या रेंजर्स या मंशियात खत्म क्यों नहीं कर रहे कराची में, मुझे आप ये बताएं। भाई कराची में तो नहीं उगती ना कोई चीज, आती तो अफगानिस्तान से ना, पेशावर से ना। एक चीज अफगानिस्तान पेशावर से कराची पहुंचती कैसे, वो बिकती कैसे, वो चलती कैसे, तो ये चीजें। अब उसमें वसी लाखों का तो कसूर नहीं है भाई, मैं तो लाके नहीं बेचता हूँ ना बिकवाता हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो मंशियात बेच रहा है भाई मेरा दुश्मन है वो। वसी, आप एमक्यूएम के लिए किस सीट पर खड़े हुए थे? यानी कि एमपीए खड़े हुए थे या एमएनए खड़े हुए थे? आप उम्मीदवार के तौर पे एमएनए के लिए खड़े हुए थे? ये चले यही बताएंगे सर। एमएनए के लिए नबील कपूर के कैसे एमक्यूएम में खड़े हुए थे या पीपल्स पार्टी में? एमक्यूएम अल्ताफ से। एमक्यूएम के लिए एमएनए बात भी हुई थी भाईजान, 2-3 बात मेरी। क्या बात हुई थी आपकी? यही बात हुई थी कि भाई इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन के मामला थे, जो वहाँ अपना फारूक सत्तार और उस टाइम जो थे वो फारूक आजम भाई मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरी केमोसी को, उस हवाले से वो रिपोर्ट मांग रहे थे अल्ताफ भाई मेरे से। अच्छा वसी, ये बताएं कि आपकी अल्ताफ हुसैन से उस वक्त क्या बात हुई थी? क्या मशावरत के लिए आपने उन्हें फोन किया था? आपकी आपस में क्या बात हुई थी? वो क्या लाए अमल था? चार्जिंग है इसकी, केबल है चार्जिंग। मेरे पास इतलात तो ये हैं कि वसीउल्लाह लाखों किसी पड़ोसी मुल्क में छुपा हुआ है, लेकिन अभी उससे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, शायद कोई सिग्नल का इशूज़ है। ज़ुहैब जेजा कराची में जुर्म की दुनिया को भी देखते हैं, गैंगस्टर को भी देखते हैं, बत्ताखोरी के मामला, अगवा बराए तावान या स्ट्रीट क्राइम के मामला हों, ये भी तमाम तर मामला वो बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। ज़ुहैब वसीउल्लाह लाखों की जो बातें हमने सुनी हैं, इसको तो कोई निदामत नहीं है। ये तो कहता है जुर्म चलेगा तो मैं हिस्सा मांगूंगा। आप मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ, मतलब सारी बातचीत जो उससे हमारी हुई है,
और वो कितने मतलब निडर तरीके से अपना बयानिया जिसको कहते हैं ना कि पुलिस जहाँ से भत्ता ले रही है या ये जो 2 नंबर लोग हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो काला धुंध जिसको हम कहते हैं या वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहते हैं, जहाँ जहाँ इसको इन्फॉर्मेशन जो उसके कारिंदे देते रहेंगे कि मिसाल के तौर पे जिस तरह ये बता रहा है कि मैं छालिया वाले से पैसे ले रहा हूँ, मैं किसी ऐसे आदमी से पैसे नहीं ले रहा कि जो 1 नंबर काम करता है। लेकिन अब 1 नंबर और 2 नंबर का जो मवाजना है तहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये 1 नंबर है ये 2 नंबर है। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। और फिर मंशियात का जहाँ मैंने उससे सवाल किया तो कह रहा है 10 से 15 लाख रुपए जो है वो हफ्ता आता है। तो अच्छा, मंशियात का तो आपको भी पता है। ये पूरे कराची की बात करें, मेरा ख्याल है पूरा कराची तो शायद नहीं है, लेकिन मखसूस मकामात और थाने ज़रूर हैं जहाँ पे मंशियात का कारोबार। तो कह रहा है मुझे 2 लाख रुपए मिलते हैं, खुलेआम चल रहा है। नहीं, वो कह रहा है मुझे महीने में तकरीबन मैं 50 लाख रुपए तक भत्ता ले लेता हूँ, लेकिन मुझे एंड में आखिर में जब मैं सबको बांट देता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए बचते हैं, जबकि मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। और ये 50 लाख रुपए की भी रकम नहीं है, तहा ये रकम मेरा ख्याल है करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस तक जाते ही नहीं है, डर खौफ की वजह से। इनको खामोशी से या तो इजी पैसा करा देते हैं या फिर इनके जो कारिंदे आते हैं वो कैश रकम लेके चले जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पुलिस तक पहुँचे और FIR कराए, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि जो नॉर्थ कराची न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ तो लोगों ने कानों पर हाथ लगा दिया था। मतलब इन्होंने कोई दुकानदार नहीं छोड़ा, यानी कि इन्होंने डराने के लिए पहले गोलियां मारी, फिर एक ताजिर भी कत्ल भी हो गया था। तो सिर्फ कराची ऑपरेशन भी चल रहा है, आए रोज़ हम देखते हैं छापामार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो लड़का इतना मजबूत और मुनज़्ज़म है कि गोली और पर्ची लेके किसी भी दुकान पे पहुंच जाता है। यार आप ये देखो कि ये तो कराची में मौजूद ही नहीं है। ये कराची में मौजूद नहीं है तो ये हाल कर रहा है। ये कराची में होता तो क्या करता? मतलब इसका एक्सेस कितना फ्रीली है, मतलब कितना आज़ादाना तरीके से इसने अपना मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया हुआ है कि ये अपने आप को जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर महफूज समझ रहा है। इसको पता है कि मैं यहाँ आऊँगा तो इदारे पकड़ लेंगे और यकीनन मतलब वो तो कहता है मेरा कोई पासपोर्ट किसी के पास मौजूद नहीं है, मेरा तो NIC किसी के पास मौजूद नहीं है। तो इंटरपोल इसको किस तरह इंटरपोल को जो खत लिखे गए हैं तो उसमें उस दस्तावेज़ात में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें इसके केसेस के बारे में जिक्र है और कहा गया है कि जिस मुल्क में भी पता चले अगर जिस मुल्क में इसने एंट्री की है तो वो गिरफ्तार करके। लेकिन कराची में तो तकनीका नाचना चाह रहा है ये। देख, कराची में इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि ये रमज़ान इतना लोगों पर क़यामत उन पर टूटी है, लोगों के ऊपर, कि कोई दुकानदार इनसे महफूज नहीं रहा। मतलब इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा पूरे कराची। सिर्फ लियारी गैंग वॉर, उज़ैर बलोच की हम बात कर लें, बाबा लाडला की हम बात कर लें, ताजू की हम बात कर लें, और भी गैंगस्टर थे, ये ख़त्म हुए हैं, वसीउल्लाह लाखों शुरू हुआ है या ये उनका साथी है? ये माजरा क्या है? देखिए, वसी करता था खारादार और मीठादार, ये इलाका इसका अपना था ना, ये इलाका इसका अपना था, तो ये इन इलाकों में ही भत्ता वगैरह लेता था और अपना काम चलाता था। अच्छा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस पे इल्ज़ामात हैं, 90 केसेस इसके ऊपर बने हुए हैं, ये तो खुद जब अदालत में आएगा और इसकी जो मतलब प्रोसिक्यूशन चलेगी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वो तो उज़ैर बलोच का भी हम देख रहे हैं, वो फिर बाद में पता चलेगा। लेकिन उसने उन इलाकों में भत्ते वगैरह ज़रूर लिए। जो वाक़या मैंने आपको अब्बास टाउन वाला बताया उसमें ये बराह रास्त मुलविस था, यानी कि ये उसमें था, मौजूद था, लेकिन उस वक्त भी ये हाथ में नहीं आया। मैंने किया था, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं मारूंगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कह रहा है कि मैं उनसे पैसे लूँगा जो 2 नंबर काम करते हैं, ठीक है। और ये इसके पास इस वक्त कराची में लड़का मौजूद है, ठीक है। इसके जो लेकिन मेन हैंडलर है वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर इसके साथ ही मौजूद हैं। लेकिन ज़ुएब, उसका जो होमवर्क है वो तो बहुत ऊपर है। उसका होमवर्क वो बता रहा है कि मंशियात फरोशों की फहरिस्त भी मेरे पास मौजूद है, कराची में 2 नंबरी करने वाले, गुटखा मावा छालियाँ बेचने वालों की फहरिस्त भी इसके पास मौजूद है, जुआ सट्टा खेलने वालों की फहरिस्त भी इसके पास मौजूद है, कराची के बड़े बुकियों का भी ये नाम लेता है कि वो मेरे पास मौजूद है। तो इसका तो पूरा होमवर्क है। और ये इनको फ़ोन करता है, कहता है बुकी तो मुझे पैसे दे रहे हैं, जुए सट्टे वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब वो शहर से पैसा जमा कर रहा है। तो ये इंग्लैंड से कराची थोड़ी है पहली मरतबा, ये तो यहीं रहा है ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एमक्यूएम का वर्कर था ये, तो एमक्यूएम का वर्कर था, तो जिस ज़माने में ये एमक्यूएम का वर्कर था तो आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं। और उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में चला गया और फिर ये लियारी
सारा इसका इलाका था। आगरा ताज का एरिया मेरे ख्याल में आगरा उसका ताज था, खारादर, मीठादर, फिर नयाबाद का कुछ हिस्सा इसके पास था। तो फिर पीपल्स पार्टी में चला गया। फिर वो तस्वीर देखें आपकी, आप इसकी जिन लोगों के साथ मौजूद है तस्वीर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके साथ खुलेआम। तो देखें, मतलब कहने का वो ये बता रहा है कि मैं पहले एक मासूम आदमी था, वो जो बता रहा है पहले मैं मासूम आदमी था, फिर मैं एक सियासी वर्कर बना, फिर हमें इस्तेमाल किया गया, फिर हमें इस्तेमाल करने के बाद टिशू की तरह फेंक दिया गया। तो इस्तेमाल तो भाई सियासत में तो ये होता ही है। तो आप साइड लाइन हो जाते, आप साइड पर बैठ जाते। तो मतलब आपने सियासत से आपको नाउमीदी हुई तो आपने जो है वो कलाशनकॉफ कल्चर शुरू कर दिया, यानी कि आपने भत्ता कल्चर शुरू कर दिया। अब देखिए ना, कराची में इस वक्त कोई ग्रुप नहीं है जो भत्ते की पर्चियाँ दे रहा है या फ़ोन कॉल कर रहा है, सिवाय वसीउल्लाह लाखों ग्रुप के। तो जब इनका दिल खुल गया ना, इनके हाथ खुल गए, इनको पता है कहाँ दस्ती बम मारना है, कहाँ फायरिंग करनी है, कहाँ तो भत्ते की आपने पर्ची सुना नहीं कि भेजनी जब मैंने है। सवाल किया कि कभी पकड़े गए, तो उसने कहा मैंने तो कभी थाना नहीं देखा, मैंने कभी लॉकअप नहीं देखा, मुझे कभी किसी ने उंगली टच नहीं की। तो जब वो पुलिस के हाथ चढ़ा ही नहीं, इदारों के हाथ चढ़ा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा? चढ़ जाता तो उसको पता होता कि इदारे क्या होते हैं और पुलिस क्या होती है। ज़ुएब, लियारी में जो ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स सर उठाने लगे हैं, या ग्रुप्स ख़त्म हो गए, या ठंडे पड़ गए? देखिए, लियारी में भी कोई ख़ास ग्रुप मौजूद नहीं है जिसको हम ये कह सकें। हाँ, लियारी में जो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक बात उसकी सही है कि वो जो ये कह रहा है कि लियारी में जो लड़ाई है वो मंशियात की है, ये बात तो तय है। मतलब मंशियात फरोख्त हो रही है वहाँ हाँ, पर। लियारी लाखों में रुपए की लड़ाई रेल पे है मंशियात वहाँ की, पर। और मंशियात के पीछे हैं पैसे, और पैसे पर है सबकी जान। कितने पैसे हैं ज़ुएब? इस वक्त जो बिलाल पप्पू का जो चल रहा है अड्डा, तकरीबन 80 से 1 करोड़ रुपए हैं एक दिन के। एक दिन के? एक दिन का माल बिकता है, ठीक है ना। ये जहानाबाद की तरफ बिकता है, ठीक है, और ये काफ़ी मुनज़्ज़म है वहाँ पे। इसको कोई नहीं तोड़ सका। तो ये बगदादी, कलाकोट, ये जो एरियाज हैं, ये यहाँ से लेके खारादर, मीठादर, जहानाबाद से लेके तहा आप डाक्स तक चले जाएं। डाक्स में तो एक अलग ग्रुप काम कर रहा है, वो जो नफीसुर रहमान जो SHO साहब थे हमारे, उनके इलाके में भी रेंजर्स ने रेट मार के 160 kg मेरा ख्याल माल पकड़ लिया था। फिर उन्हें हटाया ही नहीं उसके बाद, तो खैर अभी उनको हटाया, फिर ऊपर वेस्ट सोलंगी को लगा दिया दोबारा। तो पता ही रहा था कि जहानाबाद से आप शुरू हो जाएं और डाक्स और माड़ीपुर तक चले जाएं, ये सारे जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं ख़रीदने के लिए। मतलब इतना बुरा हाल होता है, आपको ऐसा लगेगा कोई इज्तिमा हो रहा था, लोग ऐसे टहलते टहलते जा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई मतलब लंगर लगा हुआ है, क्या है, लूटने के लिए जा रहे हैं, जबकि वो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है, आपका मोबाइल फ़ोन जमा हो जाएगा। और एक काम और कर दिया, आप शहर में कोई भी गाड़ी का शीशा चोरी करके ले जाएं, आप बैटरी चोरी करके ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, सुकून नहीं है शहरियों को। आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप उनको ये दे दें, वो आपको उसके बदले में मंशियात दे देंगे। वसीउल्लाह लाखों का इंटरव्यू भी आपने सुना। ये कराची का एक अहम गैंगस्टर है जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारे ढूंढ रहे हैं। ज़ुएब की भी आपने बातचीत सुनी, मेरी भी आपने बातचीत सुनी, फैसला आपने करना है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।